नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो कि देश की राजनीति की दिशा और दशा को तय करता है। यहाँ जो मजबूत होता है वो ही देश की राजनीति में अपना अलग रुतबा रखता है। यहाँ जो कमजोर हुआ वो देश की राजनीति में हाशिए पर चला जाता है। यानी कि साफ है कि यूपी राजनीतिक दलों के लिए एक तपोस्थली से कम नहीं है और पिछले 7 सालों में जो कुछ देखने को मिला है उससे यूपी की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि यूपी में 2014 लोकसभा चुनाव, 2017 विधानसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव, हर जगह एक ही पार्टी ने अपना झंडा बुलंद किया है। बाकी दल तो उसके आसपास भी नहीं बटके। आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की, जिसने 2012 विधानसभा चुनाव की करारी हार के बाद यूपी में ऐसे वापसी की कि बाकी की पार्टियां हाशिए पे चली गईं। और इसका जो फायदा संसद में बीजेपी को हुआ वो भी किसी से नहीं छिपा है। बीजेपी ने 10 साल बाद देश की सत्ता में वापसी की और फिर 2019 में भी संसद में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और इसमें सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की रही। ऐसे में उसी प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव होने को है तो बीजेपी ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। और बाकी दल जहां वोटरों को लुभाने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं तो वहीं बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जमीन पर जाकर सरकार के काम गिनाने का हुक्म दे दिया है। दिल्ली में बैठकर पीएम मोदी हो या अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह, सभी ने पार्टी कैडर को चुनाव में जुटने का संदेश दिया है ताकि 2022 में भी वही करिश्मा दोहराया जा सके जो बीजेपी लगातार 3 बार से कर रही है। और ये विपक्ष को भी संदेश है कि आप लोग लगे रहिए। जाति सम्मेलनों में हम आपसे 4 कदम आगे हैं और हम फुल प्रूफ प्लान के साथ चुनावी रण में उतरने को तैयार हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लगातार तैयारियां तो दिख रही हैं लेकिन असर कितना रहेगा, बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है। बीजेपी प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत जुड़ चुके हैं। सबसे पहला रुख हम कर लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जी का। राघवेंद्र जी, ये जो आज जीत का मंत्र दिया गया है कि जीतना है तो प्रासंगिक होना पड़ेगा और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये मंत्र दिया है। ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं, ये लगातार हर दल जनता को लुभाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर फिलहाल बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली में बैठकर उन्होंने सीधा कहा है कि जनता तक पहुंची, अपनी उपलब्धियां गिनाइए। क्या कुछ लग रहा है, रंग लाएंगे ये मेहनत? ये कोमल जी बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी की 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। हम लोगों ने बिना एक दिन गंवाए समाज के हित में, समाज के गरीबों, जो अंत्योदय, जो आखिरी व्यक्ति है, उसके हित को लेकर के लगातार संघर्ष किया और काम किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार करने में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम लोग पूरी ईमानदारी से उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और हमारा जो है चुनाव जो है निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर तरीके से चुनाव हम लोग लड़ेंगे, मात्र सुशासन और विकास के एजेंडे पर। तो भाई देखिए, ये समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये तीनों राजनीतिक दल इधर उधर की बातें कर रहे हैं, विकास और सुशासन के एजेंडे पर नहीं आना चाहते। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में बारी बारी से सरकारें चलाई हैं। वो लोग किस तरीके से अगर विकास के एजेंडे पर आएंगे उसमें जवाब तो यही बनेगी, भाई पूछा जो उठ जाएगा। हमने 4.5 साल में, जिसमें 1.5 साल कोरोना रहा, ये ईमानदारी से 2.5 साल की जो हमारी उपलब्धियां हैं वो इनके 5-5, 10-10 सालों की उपलब्धियों से कहीं काफी हद तक भारी है। हम लोगों ने जिस प्रकार से 4.5 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां जो दी हैं, उसमें भी इनको जवाब देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी दोनों सरकारों में 2 कार्यकाल मिलाकर के इतनी सरकारी नौकरियां नहीं दे पाए थे। आजादी से लेकर उत्तर प्रदेश में अभी तक 17 मेडिकल कॉलेज बने हुए थे, सरकारी मेडिकल कॉलेज। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है 32 मेडिकल कॉलेजों में काम कर रही है और बड़े पैमाने पर वो अब चालू होने वाले हैं। ओडीओपी के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए का हमने ऋण दिया है, जिसे 25 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिला है। उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है, 10 महानगरों में मेट्रो चलने वाली है। आगरा और कानपुर जो है उससे जो है लगभग 99% काम खत्म हो गया है। अगले महीने दोनों में उत्तर प्रदेश में मेट्रो चल रही है। इसी प्रकार से 3.5 लाख नौजवानों को हमने संविदा पर भी नौकरी दी है। एमएसएमई सेक्टर में लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है।
और ऑर्गेनाइज सेक्टर में 2 करोड़ लोगों को हम लोगों ने नौकरी दी है। इस तरीके से लंबी श्रृंखला है। सुशासन के एजेंडे पर उत्तर प्रदेश की सरकार में जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, किस प्रकार से ऐसा कोई दूसरा दिन नहीं जाता था, दंगे नहीं हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थाने चलाया करते थे, भाई भतीजावाद कितने उत्तर प्रदेश में हावी हुआ करता था, जातिवाद कितना हावी हुआ करता था। उत्तर प्रदेश की सरकार में हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और मात्र सुशासन और विकास के एजेंडे पर हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। इसी को लेकर के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को मंत्र दिया है और हम लोगों का मूल मंत्र भी यही रहता है कोमल जी। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। ठीक है, सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ कहना है उनका। आज जो बीजेपी की तरफ से जीत का मंत्र दिया गया है और फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता राघवेंद्र जी को भी सुन लिया होगा। कपिल जी, आपने क्या कुछ कहेंगे? का मंत्र तो इन्होंने पश्चिम बंगाल में भी दिया था और टेंट कनात लगा करके पूरा मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सब बैठ गए थे, जिनको चाणक्य कहा जाता था। उनकी चाणक्यता कहाँ चली गई, वो भी इनको सोचना चाहिए। ये तो 1 मिनट भी बता रहे हैं सिंह साहब कि वो देरी नहीं करते हैं, उनके यहाँ ये इतना अच्छा काम होता है, ये होता है, वो होता है। अगर बड़ा बढ़िया काम हो रहा था तो पश्चिम बंगाल में धूल क्यों चाट लिए? और मैं दूसरी चीज कहता हूं, अगर इतना ही अच्छा और बूते का काम था तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कंस्टिट्यूएंसी से हमारे दोनों एमएलसी कैसे जीत गए? काफी परिक्षेत्र से पढ़े लिखों की जमात ने दिया था वोट। आप ये सोच लें आप कहाँ खड़े हैं। और आपने अभी देखा नहीं क्या पंचायत चुनाव में धूल चटा दी समाजवादी पार्टी ने आपको। अब ये बात अलग है कि धन के उससे, नगद नारायण से और तमाम अन्य चीजों से जो आप लोकतंत्र की हत्या कर सकते थे, लाठियों से और गुंडों और मवालियों से, प्रशासन से, वो सब आपने किया है। वो जनता ने देखा है कि कैसे बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, कैसे साड़ी खोली जाती है। वो सारे लोगों ने देखा है कि आप क्या क्या करते हैं और क्या क्या करवाते हैं। अब रह गई बात उत्तर प्रदेश की, मैं सेंट्रलाइज होके कह दूं तो 2017 में जब ये सरकार बनाए तो इन्होंने वादा किया था कि भैया 15 साल तक हमारी सरकार नहीं है, डबल इंजन की सरकार होगी तो चतुर्मुखी विकास करके देंगे। और डबल इंजन की सरकार ये लेकर के आ गए। अब डबल इंजन की सरकार के समय में जो इन्होंने संकल्प पत्र दिया था उसका 1 से लेकर के और 112 नंबर तक के, जो 212 नंबर तक के इनके जो योजनाएं थी, उनमें एक भी परवान नहीं चढ़ सकी। सबसे पहली बात इन्होंने कही थी कि किसानों की आय दुगना कर देंगे। इन्होंने किसानों की आय तो दुगना नहीं की, उसकी लागत मूल्य डबल और ट्रिपल कर दी। महंगाई कहे थे 100 दिन में कम कर देंगे। महंगाई तो चरम सीमा पर है, 16% के दर से जो है महंगाई बढ़ी है पिछले 4 महीनों में। तो ये अद्वितीय है। इन्होंने कहा था कि 70 लाख नौकरियां जो हैं हम देंगे, जिसमें से 4 लाख नौकरियां तो हर वर्ष देंगे। तो भैया 25 लाख नौकरियां सरकारी कहाँ हैं? अन्य 7 से आप मल्टीप्लाई कर लें 4 गुना तो 2 करोड़ 80 लाख नौकरियां कहाँ हैं? तो एमएसएमई सेक्टर जहां बंद करा रहे हो, झूठ की बुनियाद पे अपने आप को क्यों खड़ा करना चाहते हो सिंह साहब? एमएसएमई सेक्टर उठा करके देख लीजिए। सीधी सी बात है कि करोड़ों में पूरे देश के अंदर एमएसएमई बंद हुए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर भी लाखों में बंद हुए हैं। कहां से चलेगा आपका जब जीडीपी रसातल में जा रहा है, बेरोजगारी दर माइनस में जा रही है और सारे बेरोजगार आपके विरुद्ध मोमबत्ती दिखा रहे हैं। आपने एक को नौकरी नहीं दी और गिना दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप गिना रहे हो कि 4.5 लाख नौकरियां दी थी तो कम से कम डेट और टाइम के समय से बैठा कीजिए लेकर के कि कब आपने अधिसूचना जारी की थी, कब लेखा अनुदान के लिए आपने स्वीकृति प्राप्त की थी, कब आपने वांट निकाली थी और कब आपने वांट की नियुक्ति की। क्योंकि हम लोग विधानसभा सत्र के अंदर जब आपसे मांगते रह गए तो आप लोगों ने कोई श्वेत पत्र जारी नहीं किया इस विषय पर। तो झूठ और झपाट की बात करना और सूट और बूट की यह सरकार नहीं कर सकती है। यही आपको देखने को मिला। कोरोना काल में हिंदुओं की चिताओं को आग नहीं मिली इस सरकार में जो हिंदुत्ववादी बनती थी और इन्होंने प्रवाह करवाया। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत जी का रुख कर लेते हैं। सचिन जी, आपसे जानेंगे। ठीक, कपिल जी लौटूंगी आपके पास। सचिन जी, आज यूपी विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी लेकिन कांग्रेस मौजूद नहीं थी, बहिष्कार किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से। और ऐसे में अगर हम इलेक्शंस को लेकर चुनावी तैयारी की बात करते हैं, क्या इस तरह से तैयारी की जाएगी? फिलहाल बीजेपी की जो तैयारी है वो देखी जा रही, सपा की तैयारी भी देखी जा रही, लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्या सिर्फ बहिष्कार करके तैयारी की जा रही है? आज लोकतंत्र की हत्या की गई। आपने अपने विधायक को विधानसभा का उपाध्यक्ष बना दिया लोकतंत्र की हत्या करके। लेकिन जिस तरह से राघवेंद्र जी की मैं बात सुन रहा था
मुझे तो एक कहावत याद आती है कि भाजपा की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर राघवेंद्र जी के आंकड़े झूठे हैं और इनका दावा किताबी है। अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक्सपोज हो चुकी है। जिस तरह से इनके संकल्प पत्र के एक भी और दावे और वादे नहीं पूरे हो सके। रोजगार की बात आप राघवेंद्र जी बता रहे थे, लेकिन लखनऊ की सड़कों पे प्रदेश के अन्य जिलों में लगातार युवाओं को आपने रोजगार के नाम पर लाठियां दी। हमारी शिक्षा मित्र की महिलाएं, जो सुहागन महिलाएं थी, आपकी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते करते उन्होंने अपना सिर मुंडन कराया। ये योगी आदित्यनाथ जी के निरंकुश शासनकाल में हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का काला चेहरा, काला इतिहास क्या रहा है। जिस तरह से लखीमपुर में भाजपा के मंत्री के सुपुत्र ने हमारे किसान भाइयों पर गाड़ी चढ़ा दी, ये कौन सा उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी बनाना चाहते हैं। लगातार किसानों की हत्या की जा रही है, कुचले जा रहे हैं किसान। 3 काले कानून लाकर हमारे किसान भाइयों का भविष्य अधर में लटका दिया, संकट में डाल दिया। ये योगी आदित्यनाथ जी का रामराज था। ये योगी आदित्यनाथ जी ने रामराज की कल्पना की थी। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने इस रामराज की कल्पना की थी तो उत्तर प्रदेश को ऐसा रामराज नहीं चाहिए कि आपने उत्तर प्रदेश को आज बदहाल छोड़ दिया। लगातार घटनाएं बढ़ती हुई जा रही, महिला अपराध बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में अपनी पीठ थपथपाते हैं। आज उत्तर प्रदेश का जनमानस जान रहा है कि सड़कों पे उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है हाथरस में जिस तरह से घटना हुई, एक दलित बेटी का बलात्कार करके रातों रात उसकी लाश जलवा दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सड़क से लेकर के सदन तक हर मुद्दे पर सरकार से लड़ाई लड़ी। ऊना की घटना हो, कानपुर में भीम कथा कर रहे हैं हमारे दलित भाई, उन पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हमला किया। चलिए जवाब ले लेते हैं राघवेंद्र जी से। राघवेंद्र जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुन लिया और फिलहाल सचिन जी ने जो तमाम सवाल खड़े किए उनके आप जवाब जानना चाहेंगे आपसे। राघवेंद्र जी आप भी समझिए और भारतीय जनता पार्टी भी समझ ले, आने वाले समय में ठीक। सचिन जी जवाब ले लेते ना, जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र जी बोलिए। देखिए कोमल जी, अगर कांग्रेस पार्टी इतनी ही विश्वसनीय होती, इतनी ही काम करने वाली होती, जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां क्यों इनकी दुर्गति हो रही होती? क्यों G23 में इनके आधे कांग्रेस के जो नेता, बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, इनको जो है इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी को ये लोग कुछ एक घटनाओं के माध्यम से घेरने का काम कर रहे हैं। जो घटनाएं हुई हैं उसमें हमारी सरकार ने पूरी ईमानदारी से काम भी किया है और जो अपराधी तत्वों से गिरफ्तारी भी हुई है और दंडित भी किए गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इधर बात होने दीजिए, बात होने दीजिए। आप लोगों ने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, वो क्या जायज था? किसानों को आप लोग की सरकारें कैसे चल रही हैं? पंजाब में क्या स्थिति है? आप लोग जो हो किस प्रकार से राजनीति करते हो, पूरा उत्तर प्रदेश आप जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि आप लोग हथियारों का साथ देते हैं। यही काम आपने हाथरस में किया। एक विशेष जाति को बचाने के लिए आप लोग एड़ी से चोटी लगा दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा कर रही है। जनमानस जानता है आपका काला चेहरा कि आपके विधायकों का, आपके मंत्रियों का कैसे। चलिए ठीक है, आप लोगों के पास लौटूंगी। ठीक है, तमाम सवाल हैं, उनके जवाब जानना बेहद जरूरी है। आप सभी के पास आपके सवालों के जवाब भी होने चाहिए, लेकिन ऐसे में क्या कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रही है क्या जायज है? बीजेपी से जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ाएंगे और बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से जो भी बातें रखी गई और कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से जो भी बातें रखी गई उन सभी के जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल कपीश जी से भी जान लेते हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि सपा की तरफ से रथ यात्रा निकाली गई है और हर जगह प्रमोशंस किए जा रहे हैं, प्रचार प्रसार जोरों से देखे जा रहे हैं हर दल की तरफ से। लेकिन सपा की तरफ से किस तरीके की रणनीति देखी जा रही, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अगर हम बात कर रहे हैं तो आज का दिन रहा है, जीत का मंत्र मिल ही गया है, लेकिन सपा की तरफ से अब रणनीति को लेकर बात करेंगे। देखिए कोमल जी, बहुत सीधी सी बात है कि समाजवादी पार्टी ने आत्ममंथन, आत्मचिंतन आज से नहीं किया है। इससे हम बहुत पहले से सम्मेलन कर रहे हैं। इससे बहुत पहले से हम जन आक्रोश यात्रा निकाले, हमने नौजवान बेरोजगार पटेल यात्रा निकाली, आपके सामने है। और अब हमारी ये जो रथ यात्रा चल रही है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चल रही है। और ये जो रथ यात्रा है ये विजय रथ यात्रा है।
इसमें कहीं दो राय नहीं। आप खुद आपकी टीवी कवरेज कर रही है, सारे लोग देख रहे हैं कि आम जनमानस जिस तरीके से भरोसा जता रहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में और समाजवादी पार्टी की नीतियों, रीतियों और विचारधारा में, वो अद्वितीय है। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि आप देखिए जहां से भी निकल रहा है रथ यात्रा, ये अद्वितीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो लेकर के निकलते हैं तो कहीं उतनी भीड़ नहीं दिखती, लेकिन हकीकत में इस बात को कह रहा हूं कि आज जनता पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। उसका मुख्य दो कारण है। एक कारण तो ये कि जो इन्होंने सपने बेचे थे प्रदेश की जनता को और इस देश की जनता को, वो 7.5-8 वर्ष में केंद्र सरकार ने नहीं पूरा किए और 4.5-4-5 वर्ष में योगी सरकार ने पूरे नहीं किए। जिस तरीके से कोरोना में इनकी विफलता रही वो अद्वितीय रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जीनोसाइड कर रही है और हाई कोर्ट ने कहा कि राम भरोसे है इनकी चिकित्सा व्यवस्था। तो ये सारी पोल खुल रही है और 11 मई को तो योगी जी ने खुद हलफनामा दायर करके स्वीकार किया इस बात को कि हाँ, हमने झूठ बोला था। यानी कि एक संत, एक महंत जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठता है तो वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है। और आज हमारे मित्र बोल रहे हैं, कोई भी आंकड़ा इनके पास नहीं। जो मैंने आपको रखा वो इनके संकल्प पत्र का वादा था, वो मेरे घोषणा पत्र का वादा नहीं था। आज आप देखें कि पहले से कहीं जगह जो है हीनियस क्राइम में वृद्धि हुई है, 7.50% बढ़ गया, भ्रष्टाचार 25% बढ़ गया है, साइबर क्राइम 35% बढ़ गया है और महिलाओं और बालकों के प्रति यौन अत्याचार के मामले में देश में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। और इनके जो मंत्री हैं वो तो खुद ही पूरी तरीके से लिप्त रहे। अब संत जी ने लंठ पर से मुकदमा उठा लिया, जो बहन बेटियों से मालिश कराते घूम रहे थे, यौन अत्याचार कर रहे थे। राघवेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं, ये तमाम सवाल हैं। राघवेंद्र जी, एक महंत, एक योगी को लेकर जो सवाल खड़े किए गए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आने के बाद उन्होंने कहा वादे भूल जाते हैं। कपिल जी को शांत करिए। देखे कोमल जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की भी सरकार देखी है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार देख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है जब इनकी सरकार थी तो किस प्रकार से अराजकता का वातावरण था। मुझे याद है एटा की सड़कों पर अपहरणकर्ता लिस्ट लगाए हुए थे कि ये विरोधी जो लेते हैं वो जो साइकिल वाले का अपहरण देने पड़ेगी। इस तरीके से सरकार जनता ने बनवा दी, तो क्या आप राम राज्य की जगह रावण राज्य देंगे? आप क्या करना चाहते हैं? इतिहास बताएंगे आप इतिहास में पढ़ करके भविष्य कैसे सुधार सकते हैं? आप इतिहास दोहराने से बदतर इतिहास लिख रहे हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा। आपने इस देश की जनता से वादा किया था कि आपकी सरकार बनवा दोगे तो वो आप जो है राम राज्य स्थापित करेंगे। चलिए सचिन जी की भी बात सुन लेते हैं। कपिल जी और राघवेंद्र जी, लौटूंगी मैं आपके पास। सचिन जी बोलिए। पार्टी ने नहीं किया था। अरे देखिए कोमल जी जहां तक अरे सुन लीजिए राघवेंद्र जी सुन लेते हैं ना, एक बार उनको सुन लेते हैं ताकि आप अपना जवाब दे पाए। एक बार सुन लेते हैं। सचिन जी अपना जवाब दीजिए। ठीक है। देखिए कोमल जी पढ़े, देखिए क्या है, योगी आदित्यनाथ जी संवैधानिक पद पे हैं और संवैधानिक पद मुख्यमंत्री का होता है। उस पे बैठ करके योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं, ठोक दो, मार दो, पीट दो, ये शब्द से संदर्भित कर देते हैं लोगों को। तो आज की डेट में योगी आदित्यनाथ जी जो लगातार उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार में अराजकता बढ़ी है, तो उनकी भाषा शैली की वजह से, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उल जुलूल की बातें की है और उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बढ़ाया, ध्रुवीकरण की कोशिश की है, जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एजेंडा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है क्योंकि आपने उन युवाओं से जो कोमल जी देखिए, उन युवाओं से जो भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार की बात की थी, 70 लाख रोजगार देने की। चलिए छोड़िए, बाकी सब छोड़ते हैं। आपके अनुसार बीजेपी ने कुछ नहीं किया, ठीक है सचिन जी, मान लेते हैं आपकी बात, मान लेते। सचिन जी मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सचिन जी आपके अनुसार बीजेपी ने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर मैं कांग्रेस की तरफ से बात कर रही हूँ, सचिन जी सवाल सुन लीजिए। अगर आप कह रहे हैं आपके अनुसार बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, अब आपकी तरफ से जान लेते हैं कांग्रेस की क्या रणनीति, क्या देगी जनता को कांग्रेस यदि सरकार में आती है, और क्या सरकार में आने की पूरी तैयारी है कांग्रेस की तरफ से? सवाल खड़ा करना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने आप को किस तरह से पेश करेगी कांग्रेस और किस तरह से जनता को राहत पहुंचाएगी? क्या कुछ तैयारी है जनता के लिए?
ये सरकार से बाहर हुए हैं, राष्ट्रपति काम करने राघवेंद्र जी, मेरा जवाब ले लेने दीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। बोलने दीजिए उनको। अरे सुन लीजिए राघवेंद्र जी, आप यहाँ बीच में देखिए। कोमल जी, कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हर मुद्दे पर सरकार से लड़ाई लड़ रही है। हमारे मैनिफेस्टो में जन मुद्दे रहेंगे। उन मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने मैनिफेस्टो तैयार किया है और उसमें युवाओं के रोजगार की बात रहेगी, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात रहेगी। जो लगातार उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उसको लेकर के हम लोगों का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। जो किसानों की दुर्दशा की है भारतीय जनता पार्टी ने, उन किसानों के लिए जिस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार, राजस्थान की सरकार और पंजाब की सरकार ने जो धान खरीद की, सुन लीजिए राघवेंद्र जी, सुन लीजिए भैया। देखिए, यूं तो कई सवाल है जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है, लेकिन जो रणनीति आप बता रहे हैं वो रणनीति अगर जमीनी स्तर पर दिखेगी तो वाकई में काफी फायदेमंद होगी कांग्रेस के लिए, क्योंकि अराजकता का माहौल भारतीय जनता पार्टी कराती है। देखिए, किसी भी सरकार में ऐसा तो हुआ नहीं कि बिल्कुल क्राइम्स खत्म हो गए हो या आंकड़ा बिल्कुल शून्य हो गया हो, ऐसा कहीं भी नहीं देखा गया। बहरहाल, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने आज जो जीत का मंत्र दिया है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, देखने वाली बात होगी कि क्या रंग लाएंगे ये जीत के मंत्र, क्योंकि जनता तक विकास पहुंचाना, अपनी उपलब्धि पहुंचाना एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि बाकी के भी दल अपनी तैयारी जोरों से कर रहे हैं और ऐसे में सपा, बसपा, कांग्रेस हर दल की तैयारी नजर आ रही है, क्योंकि सपा की तरफ से रथ यात्रा देखी गई, बसपा की तरफ से भी उनकी तरफ से जो जनता तक अपनी उपलब्धियां पहुंचाई जा रही हैं। कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरह से जनता का दिल खुश कर दिया जाए। लेकिन मिशन 2022 को कौन सी पार्टी फतेह करेगी ये वक्त बताएगा। तैयारियां कैसी है ये हम बता रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।